भाई सबसे पहले तो आप सभी साथियों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, समय पे नहीं आ सका। और दूसरा, जैसे कहा गया कि चुनाव की सरगर्मी अब आज से नहीं बल्कि पिछले 2 दिन से चरम सीमा पे है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इस चुनाव में लगे हुए हैं और ये चुनाव उपचुनाव है। इसका महत्व बहुत हमारे लिए भी, मतदाताओं के लिए भी महत्वपूर्ण चुनाव है। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव क्षेत्र से कभी चुनाव नहीं जीत सकी, लेकिन ये भी सही है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है और जो कड़ी मेहनत से हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि इस चुनाव में हमारी जीत होएगी। और मैं ये भी आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि सबसे पहले हरियाणा बनने पे 1967 में जो चुनाव हुए थे, ये जो क्षेत्र है इसका कम से कम 70% हिस्सा उस समय था और महम के भी बहुत से गांव इस चुनाव क्षेत्र का हिस्सा थे। 68 और 72 में यहाँ से चुनाव जीतने वाले चौधरी श्याम सिंह थे, क्योंकि ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी थी। और उसके बाद लंबे समय तक ये चुनाव क्षेत्र, जिसको आज इनेलो बोलते हैं, पहले उसका नाम पता नहीं क्या था, लोकदल। हाँ, लोकदल पार्टी चुनाव जीतती रही। भले राम जी रहे 2 बार शायद रमेश या हाँ हाँ 3 बार रहे रमेश खटक। हाँ, वो शायद 3 बार रहे। और अब ये चुनाव क्षेत्र जनरल सीट है और यहाँ के विधायक का निधन होने से, कृष्ण हुड्डा जी से के निधन होने से ये सीट खाली हुई है। चुनाव की दृष्टि से हमारी सरकार पर इसका कोई लंबा चौड़ा असर नहीं पड़ता, क्योंकि विपक्ष का ये दावा है कि हम जीतेंगे तो सरकार अस्थिर हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज, क्योंकि मैं तो कांग्रेस से आया हुआ हूँ इसलिए मैं दोनों को तोल सकता हूँ, ये अनुशासित सिपाही हैं और यहाँ अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। और ये कार्डर बेस्ड पार्टी है हमारी, तो इसलिए किसी को गलतफहमी हो कि 30 से 31 तो पहले थे, 31 होने पे सरकार गिरने की कोई बात करे, ये मुझे समझ नहीं आता। लेकिन मैं इस चुनाव क्षेत्र के लोगों को इतना ज़रूर कहूँगा कि एक बड़ी सोची समझी चुनावी रणनीति पिछले 15 साल से इस चुनाव क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि बाहरी उम्मीदवार कांग्रेस का आता रहा और चुनाव जीतते रहे वो, चाहे 2005 का चुनाव था, चाहे 2009 का था, 2014 का था। हाँ, 5 का तो रिजर्व था, 5 का तो रिजर्व था, 9, 14, 19। 5 को तो रिजर्व, हाँ 5 को रिजर्व था, हाँ 5 को रिजर्व था, 9 और 14, 19। तो मेरा लोग क्यों वोट देते थे, मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको
लोगों की एक सोच थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री हैं और वो पहले रोहतक ज़िले में पूरा काम करेंगे, लोगों की सारी जितनी भी तकलीफ हैं, जितनी भी उनको नौकरियां हैं या और जो भी फ़ायदे पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएंगे और शायद फिर हमारा नंबर भी आए। लेकिन पिछले 15 साल में जब से वो मुख्यमंत्री बने, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, इसी उम्मीद से लोग उनके उम्मीदवार को जिताते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इलाके का विकास जिसका दावा करते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि इस चुनाव क्षेत्र को अपना चुनाव क्षेत्र, ये कहना कि मेरा ये चुनाव क्षेत्र है, ये बिल्कुल भ्रांति है। उन्होंने कभी इसको अपना चुनाव क्षेत्र नहीं माना और लोगों ने ये मान लिया कि कभी भी वक्त आएगा जब वहाँ की तृप्ति हो जाएगी तब शायद हमारा नंबर लगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरा, वो ये भी कहते हैं कि 6 साल में बीजेपी की सरकार ने क्या कर दिया। मैं इस चुनाव क्षेत्र की बात नहीं करता, मैं राजनीति में, मेरे को 48 साल से सक्रिय राजनीति में हूं। मैं 1972 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था, शायद हरियाणा में कोई अब हो ऐसा जिसने। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि पहली बार एक राजनीतिक विश्लेषण मैंने अगर किया हो तो मैं ये, अगर मैं बीजेपी में नहीं भी हूं या उसका विरोधी भी हूं, तब भी मैं ये कह सकता हूं कि एक नई पद्धति की शुरुआत हुई और वो ये कि विकास हो तो सबका समान हो। समान तो विकास की को परिभाषित किया और हुआ, जबकि मैंने बताया कि पिछले 10 साल मुख्यमंत्री रहने पे ये भावना, खुद उनका उम्मीदवार, खुद उनका कैंडिडेट उनके लिए सीट छोड़ के आया, लेकिन उस जिस विकास की वो बात करते हैं यहां वो विकास नहीं था। यहां अगर विकास हुआ तो लोगों ने अपने दम पे किया। मुझे शायद ही हरियाणा में कोई ऐसा चुनाव क्षेत्र हो जिसमें कम से कम 4-5 हजार तो टीचर्स हैं इस इलाके के अंदर। ये, और अब से नहीं, देश की आज़ादी के फौरन बाद जब जेबीटी वगैरह, बीएड ये शुरू हुआ तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ की लड़कियों ने, यहाँ के लोगों ने पढ़ाई पे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और इसीलिए आप, अगर, मैं शायद अपने कार्यकर्ता साथियों को भी आज ये कह के जाऊंगा कि इस चुनाव में जीतने की एक सबसे बड़ी सोच ये हो सकती है कि बाहर बहुत लोग सेटल्ड हैं, बाहर इस चुनाव क्षेत्र से बाहर, अगर उनको शामिल किया जाए, उनसे संपर्क किया जाए तो हम अपना वोट बैंक और बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि समान विकास की बात तो ठीक है, कमिटमेंट की बात है ये, लेकिन फिर भी एमएलए अगर रूलिंग पार्टी का है तो वो ज्यादा स्पीड अप करा सकता है, अपने काम को तेजी से कर सकता है और लोगों को भी संतुष्टि हो सकती है कि हाँ, वरना तो एक बात सरकार आज कह के जाएगी ये पुल बनेगा और वो 3 साल पुल ना बने, तो 3 साल के बाद बन भी जाए तो लोगों का विश्वास, वो इस परिस्थिति में विश्वास नहीं जीत सकते। वो कहेंगे तो फिर जब जरूरत थी 3 साल पहले तब बनना नहीं, अब बन गया तो इसका कोई ज्यादा हम इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस चुनाव में हमें एक ताकत मिलेगी यहाँ के मतदाताओं को ये कहने की कि आपका जो भी वायदा है, वैसे तो मतदाता की ये सोच भी होती है कि अगर चुनाव का साल बाकी हो तो कहते हैं कि अब की बार बदलो,
4 साल बाकी हो तो कहेंगे कि सरकार से काम लेने हैं तो इनको ही रखो, जिताओ इनको। लेकिन इस भावना से मैं थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूं कि एक नई चीज जो हम यहां कर सकते हैं, हमारा विधायक बनने पे कामों की जो गति है, जिसमें ये संतुष्टि हो कि हाँ ये बात कही है और हो गई, ये तभी संभव है जब हम इस बात को सिरे चढ़ाएं। और इस बात का हमने वायदा भी किया है लोगों से कि जो कहेंगे वो त्वरित होगा, इमीडिएट होगा, उसमें इफ एंड बट नहीं आ सकते। क्योंकि नौकरशाही का तो ये, मैं तो 5 साल केंद्र सरकार में मंत्री रहा, 9 साल यहाँ हरियाणा में रहा, ये एक त्रुटि है सिस्टम की कि जी अब एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन आएगी, अब टेक्निकल सैंक्शन आएगी, अब फंड अलॉट करे जाएंगे, अब टेंडर होंगे, फिर वो काम शुरू होगा। इससे जो मांगने वाले हैं, जो देने वाला है, उनकी नजदीकियां नहीं होती बल्कि दूरियां हो जाती हैं। तो इस चीज को हम इस चुनाव के माध्यम से एक नमूने के तौर पे खत्म करेंगे। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी, कितने बीजेपी के नेता यहां आएंगे भाषण करके आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन जितना कांग्रेस को मैं जानता हूं कोई बीजेपी वाला नहीं जानता, क्योंकि मैं 40 साल कांग्रेस में रहा हूं। ये पार्टी सिकुड़ रही है। बड़ौदा के मतदाता क्यों वोट देते थे कांग्रेस को? सिर्फ एक ही कारण था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर, इसको रखना है चीफ मिनिस्टर। अब कारण यह है कि वो ये कहेंगे कि एक बार मेरे को मौका दो, मैं सारा कल्याण कर दूंगा। लेकिन सिकुड़ती हुई कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह के लिए दूसरा मौका अब चीफ मिनिस्ट्री का तो कभी आ नहीं सकता। मैं ब्राह्मण तो नहीं हूं, ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन राजनीति का पाठ में जानता हूं कि जो गया सो गया। और कांग्रेस की तो हमेशा पॉलिसी रही है यूज एंड थ्रो। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैज बीन यूज्ड एंड ही हैज बीन थ्रोन, सो ही शुड नॉट थिंक ऑफ बिकमिंग चीफ मिनिस्टर। इसलिए लोगों में का भ्रम भी ये दूर हो जाना चाहिए कि ये दोबारा कोई चीफ मिनिस्टर बनने की संभावना है। क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है, 6 कांग्रेस हैं हरियाणा में। अब ये पता नहीं कौन सी कैंडिडेट जो है, कौन सी कांग्रेस का कैंडिडेट, इवन 2 कांग्रेस तो खुद हुड्डा के घर में ही हो गई। एक दीपेंद्र सिंह की कांग्रेस और एक भूपेंद्र सिंह की कांग्रेस, और 6 कांग्रेस, एक किरण चौधरी की कांग्रेस। अशोक तंवर चले गए ना, तो उनकी भी थी एक शैलजा की कांग्रेस, एक रणदीप सुरजेवाला की कांग्रेस, और भी कोई रह गया? किरण का तो बोल दिया मैंने, किरण चौधरी। कप्तान साहब और मैं रहता तो 7वीं मेरी थी। कुलदीप बिश्नोई वाली रह गई। हाँ, कुलदीप बिश्नोई। और वहां टिकट इसलिए नहीं बांटी जाती कि ये जीतने वाला है, बल्कि इसलिए बांटी जाती है कि मेरी कांग्रेस है तो मैं जीत जाऊं, चारों तरफ ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिलवा दूं कि उनकी बिरादरियां मेरे को वोट दे दे। वो हारे या जीते मेरा कोई मतलब नहीं, बल्कि हार जाए तो ज्यादा ठीक है। मैं कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रहा हूं 7 राज्यों का, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड और कर्नाटक और महाराष्ट्र की 2 बार मैंने टिकटें बांटी हैं। कांग्रेस गिरी कैसे है? वो नेताओं ने गिराई है जो सिर्फ अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि करने के लिए कांग्रेस को और कांग्रेस के पोटेंशियल कैंडिडेट को त्याग देते थे। उनका काम बन जाए, उनका टट्टू पार हो, बस, बाकी कुछ हो ना हो। तो इस तरह की परिस्थिति में
मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस को वोट करना यहाँ के मतदाताओं के लिए कोई सूझबूझ की बात नहीं। और मैं ये भी जानता हूं, बाकी आप भी कहेंगे और भी कहेंगे, विकास कि मैंने विकास कराया, बीजेपी कहेगी हम विकास करेंगे। इन दोनों के बीच में भी एक बात है, और वो ये है कि हरियाणा की राजनीति को परिपक्व करने का प्रयास हरियाणा में होना चाहिए। और वो प्रयास हमने नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी ने एक हिम्मत की 2014 के इलेक्शन में कि ये फैसला लिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और लोगों के मन में ये आया कि हाँ, यानी हम तो ऐसा करते हैं कि कांग्रेस से नाराज हो तो इनेलो या लोकदल, उससे नाराज हो तो फिर कांग्रेस से नाराज हो तो फिर लोकदल, कभी देवीलाल जी, कभी ओम प्रकाश चौटाला जी, कभी भजनलाल जी, कभी बंसीलाल जी। बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर 6 साल में कोई बात करे, राजनीतिक उपलब्धि बता रहा हूं मैं, कि हरियाणा के लोगों को एक ऑप्शन दी कि ये दो चीजें नहीं है, तीसरे हम भी हैं, हमारे साथ लग के देखो, हम आपको इंसाफ देंगे, हम आपके काम बिना किसी भेदभाव के करेंगे। ये एक डेवलपमेंट से अलग चीज है जो भारतीय जनता पार्टी ने रखी और इसको निभाया भी है। इस चुनाव जीतने के बाद और तेजी से हम निभा सकते हैं। तो इसलिए बाकी कैंडिडेट की जो मैं बात करूं, तो ये एक अच्छा फैसला था भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने अपना कैंडिडेट रिपीट किया। देखिए, कोई भी चुनाव में किसी कैंडिडेट को आप खड़ा करें, स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए कि चलो यार ये तो हार गया था, छोड़ो कोई और देखो। नहीं, योगेश्वर पहलवान जी का दोबारा टिकट देना भारतीय जनता पार्टी की इस सोच को भी दर्शाता है कि हम बिना मजहब के, बिना जात पात के, ये सोच के कि हमारा पहले चुनाव हारा, बेशक उसमें कोई जातीय फैक्टर रहे हों, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर मैंने बताया वो लोगों के दिल में था ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक चांस और दो। अब चांस देने वाली बात तो खत्म है। तो इसलिए योगेश्वर को हमने इन चीजों से ऊपर उठ के, जाति से, बिरादरी से और से, मैंने तो बल्कि यहां तक कहा था, मैंने कहा अगर योगेश्वर दत्त जी को आप टिकट नहीं देते इस बार, तो लोगों में एक गलत मैसेज जाएगा कि ये तो बदलते रहते हैं। राजनीति में ये भी जरूरी है, और किसी को मौका मिल जाए जीतने का तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि वो अपने आप को एस्टेब्लिश करे, ताकि लोगों के मन में आए कि ये मेरा है। वो आज से 550 साल पहले मैकाउले ने कहा कि द प्रिंस शुड नॉट ओनली बी लव्ड, ही शुड बी फियर्ड ऑल्सो। और दूसरा वो ये कहता है कि द प्रिंस शुड नॉट बी अपलॉडेड बाय इंडिविजुअल, बट ही शुड बी अपलॉडेड कलेक्टिवली ऑल्सो। तो ये ऐसी चीजें हैं जो किसी राजनीति को परिपक्व करती है। और ये भी बात सही है कि चाहे पिछला लोकसभा का चुनाव था, चाहे 2014 का चुनाव था एमएलए का, चाहे 2019 का एमएलए का चुनाव था, इसमें भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ा फैक्टर मोदी फैक्टर है। मैं ये खुल के बात कहता हूं कि मोदी जी की वजह से जो एक सामाजिक दृष्टि से जो ये समझते थे कि हमारा भी कोई रखवाला हो, हमारे मुद्दों का भी कोई सही तौर पे उठाने का काम करे, वो उन्होंने एक एक करके किए, और एक नहीं 10 ऐसे काम किए जिसकी व्याख्या मैं करूं तो बहुत समय लग सकता है।
और इसीलिए आज का युवा वर्ग, आज के वो लोग जिनको अपने मुल्क से, अपनी युवा पीढ़ी से और अपने इतिहास का जो हमारा पराक्रम है उससे प्यार रहा है, जिन लोगों को, वो आज उस मोदी जी को अपना आइकॉन मानते हैं। वो ये समझते हैं कि ये प्रधानमंत्री छोटी सी छोटी बातों को भी पकड़ के गरीब से गरीब आदमी की भी आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करता है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। आज एक लिस्ट निकली है, यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पे इलेक्शन है। एक या 2 आदमी को छोड़ के मैं 8 आदमियों को जानता भी नहीं कौन है ये, कहां के हैं, क्या है। इसका मतलब ये है कि वो साधारण बैकग्राउंड के लोग हैं जिनको हमारे नड्डा जी का आशीर्वाद मिला और प्रधानमंत्री जी की मोहर लगी। ये चीजें हैं जो दर्शाती हैं कि साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी इस पार्टी में बहुत बड़ी ऊंचाइयां छू सकता है। तो ये बातें हैं, मुझे लगता है कि लोग इन बातों के लिए काम करेंगे और सही वोट देंगे और हम इस चुनाव में जीतेंगे। सर मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि कांग्रेस सिकुड़ रही है इधर सर, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आप भविष्य क्या देख रहे हैं? देखो, भविष्य तो आप अखबार वाले, मीडिया वाले बताओ। नहीं, आप कह रहे हैं, आप बताएं। मैंने बता दिया ना कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस नहीं है, सिकुड़ती हुई पार्टी है और उसमें भी 5-6 ग्रुप हैं। अब जो खुद अपनी एग्जिस्टेंस का खतरा मानते हैं वो राज्य के लिए क्या करेंगे, ये सोचनीय विषय है। सर ऐसे हालात हो जाते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग पार्टी बना लें और आपको ऑफर कर दिया जाए कि सीएम पद के लिए, तो आप जा सकते हैं क्या उधर? देखो, ये सवाल आखिर में पूछना, अभी और बहुत सवाल है। अब मेरी बात, ये सारे सवाल बाद में जवाब दूंगा सर, वरना तो क्लाइमैक्स अगर अभी आ गया फिर सवाल क्या पूछोगे? सर आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश होकर भारतीय जनता पार्टी में आए या भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज होकर यहाँ आए? आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश होकर यहाँ आए या भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज होकर यहाँ आए? भाई मेरे, आपको तो वीरेंद्र सिंह का फिर पता ही नहीं। वीरेंद्र सिंह को प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह जी ने 3 दिन पहले टेलीफोन करके ये कहा था कि आपको हम कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं और आप दिल्ली छोड़ के कहीं ना जाना। और मेरे घर 5000 आदमी आ गए। 5 बजे ओथ का टाइम था और 1 बजे टेलीफोन आता है कि माफ़ करना चौधरी साहब, हो नहीं सकता। वीरेंद्र सिंह इसलिए कांग्रेस नहीं छोड़ी, मेरा आत्मसम्मान की बात है। मैं जिस पार्टी को मैंने 40 साल सींचा हो और वो इतना बड़ा मेरे साथ धोखा करे। मैं और बताता हूँ अगली बात। मेरे को सोनिया गांधी जी ने कहा कि आप मोदी जी के साथ जाओगे। मैंने कहा जी आप बता दो, मैं तो और कहीं भी चला जाऊंगा। तो कहने लगी अपनी पार्टी बना लो। मैंने कहा 100-200 करोड़ रुपए दिलवा दो, मेरे पास तो पैसा है नहीं। वो कहने लगी मेरे पास भी नहीं। मैंने कहा फिर इनसे दिलवा दो, जो आप समझ गए होंगे। सर हाँ जी, सहकारी चीनी मिल एक देवीलाल सहकारी चीनी मिल है। सिर्फ अब तक जो वहाँ पर अब तक विकास की बात कर रहे हो, चुनाव की घोषणा होने के बाद IMT का भी एक मामला आ गया। चावल भाई मेरी 1 मिनट पहले मेरी सुन, अरे ना मेरी सुन लो। मैं ये काम कुमा की बात का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मुझे पॉलिटिकल बात करो यार, मजा आ गया क्या? चीनी मिल सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोल। सर आपने 6 कांग्रेस की बात की, मैं ये कह रहा हूं आधी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में आ रही है,
तो क्या भारतीय जनता बीजेपी कांग्रेस एक कह दिया जाए तो ये अतिशोक्ति तो नहीं होगी? एक जब तक कांग्रेस में रहते हैं नेता तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं पर आरोप लगाती है, ये हैं वो हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते तो वो गंगा के धुले कैसे हो जाते हैं? देखिए, गंगा तो सबको पवित्र करती है। आप भी मारा हो आप भी पवित्र हो जाओगे। सर, प्रदेश में जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में किसान अध्यादेश जो लेके आए हैं, जो एक्ट में जो बदलाव किया गया है, वो छोटू राम जी वाला एक्ट जो है उसमें जो बदलाव किया गया है, वो पहले वाला एक्ट ठीक था या अब वाला एक्ट ठीक? आप नाती रहे हैं सर छोटू राम के? नाती रहने हूँ। हाँ जी, भाषा का सही प्रयोग। सर कौन से वाला, पहले वाला एक्ट ठीक था या अब लेके आए ये वाला? देखिए, मेरी बात सुनो। वीरेंद्र सिंह ऑन रिकॉर्ड ये कह चुका कि मैं सबसे पहले किसान हूँ। अच्छा, किस किस को सुनाना है? मैं किसान हूं, किसान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक मिनट, मैं बोला मत भाई ज्यादा, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं आप। और दूसरी बात, देखिए, किसान के लिए एमएसपी की जो कंसेप्ट है वो 1941-42 में चौधरी छोटू राम लेके आए। जब दूसरा विश्व युद्ध चालू था और बंगाल में बहुत बड़ा कहत पड़ा हुआ था। कहत को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ? अकाल पड़ा हुआ था। तो उस समय महात्मा गांधी जी ने एलाइड फोर्सेस के लिए अपील की थी कि फासिस्ट फोर्सेस हिटलर के खिलाफ सेनाएं लड़ रही हैं कई देशों की, वहाँ सैनिकों की कमी हो गई, कैजुअलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए देश में सैनिक भेजो। तो पंजाब राज्य था जिसने उस समय 1.5 लाख के करीब फौजी रिक्रूट हुए थे लड़ाई लड़ने के लिए हिटलर के खिलाफ। और अंग्रेज ये चाहता था, वायसराय ने ये कहा कि जितना गेहूं है वो सारा खरीद लिया जाए 6 रुपए के भाव से। छोटू राम जी उस मीटिंग में थे एज मिनिस्टर फ्रॉम पंजाब। उन्होंने कहा जी 10 रुपए से कम पड़ता नहीं खाता किसान का। आप वो आखिर में उसको, मैं इसको इसलिए नहीं कहता कि छोटू राम जी ने छोटू राम जी ने पहली बार ये देश को दर्शाया, किसान को दर्शाया और हुक्मरान को दर्शाया कि किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं है कि आप अपना पेट भर लेगा, उसके सीरी साजी है उनका पेट भर देगा, गांव में खुशहाली नहीं। उसने कहा कि उसको आर्थिक जो धन दौलत है उसमें उसका हिस्सा होना चाहिए। वो तब हो सकता है जब उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दें 10। इसलिए उन्होंने 10 रुपए की बात कही थी और फिर अल्टीमेटली फैसला 11 रुपए पे हुआ। मतलब ये कि आज का जो भाव है क्विंटल के हिसाब से वो 28 रुपए क्विंटल का भाव तय हुआ था। तो मैं इस सारे चीज को दूसरी दृष्टि से देखता हूं। किसान को अगर इस देश की, इस दुनिया की दौलत में उसकी पूरी हिस्सेदारी नहीं होती तो मैं उसको ठीक नहीं मानता। इसके 3 ही रास्ते हैं। एक तो रास्ता है एमएसपी, लेकिन एमएसपी की मैं अगर आपको बात सुनाऊं, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था बीए फाइनल में 1966 में, 65-66 में, तब पहली बार एमएसपी निर्धारित हुई थी 66 रुपए क्विंटल। 66 या 67? अरे तुम पैदा नहीं हुए होगे, तुमने पता नहीं। बस 67 में। अच्छा, 67 में आई थी। हाँ। और मेरा जो प्रोफेसर मुझे पढ़ाता था 67 उसकी तनख्वाह थी 280 रुपए महीना। मैं गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक में पढ़ता था। आपका जो ये आश्रम वाले हैं ना,
कृष्ण हैं, विज मेरा क्लास फेलो है। हाँ, तो किसान का तो 66 रुपए से चल के अब कितना हो गया जी, 1900 कितना, 1975 की 1975 हो गया है जी। और प्रोफेसर की सैलरी है 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में, 60 गुना बड़ी है। आप दोबारा से कैलकुलेट करना। तो मतलब मेरा ये है कि उसका तो जहां वो 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में, आज उसका शेयर तो घट के आ गया 14-15%। और 70 करोड़ लोग आज भी खेती पे टिके हुए हैं। तो नंबर एक बात तो यह है कि एमएसपी अगर प्रोफेसर की तनख्वाह के हिसाब से लगाई जाए तो आज 6,000 रुपये क्विंटल से ज़्यादा बनता है, उसी हिसाब से अगर लगाई जाए। दूसरा, ये संभव नहीं, क्योंकि लोग कहेंगे जी महंगाई होगी, मार दिया जी ये जी। दूसरी जो चीज़ है वो है कि किसान को डोमिनेट करे किसान वैल्यू एडिशन में। जब तक उसकी फसल का वैल्यू एडिशन का खुद मुख्तियार वो नहीं होगा, किसान देश की धन दौलत और दुनिया की धन दौलत में हिस्सा नहीं ले सकता। मैंने एक प्रोफेसर का लेख पढ़ा था अभी का लेटेस्ट, वो कर्नाटक में एक कॉफी के किसानों का सम्मेलन था। उसमें उसने ये पूछा कि ये बताओ कि आपको जो कंज्यूमर की प्राइस है कॉफी की और आप किसान हो, कितना फर्क है। तो वो कहने लगे जी हमारे को तो इतना पता नहीं। उसने कैलकुलेट करके बताया था कि 45 रुपए की कॉफी का कप अगर 5 स्टार या 3 स्टार होटल में मिलता है तो जिसने कॉफी पैदा की है उसका हिस्सा 1 रुपया 45 पैसे। तो इस तरह का विरोधाभास, इस तरह की परिस्थिति में दूसरा जो फैक्टर है वो है वैल्यू एडिशन का। और तीसरा जो फैक्टर है वो ये है, ये एफपीओ बोलते हैं ना जी, हाँ, प्रोग्रेसिव फार्मिंग। 10,000 एफपीओ बनाने का हमारी सरकार का, प्रधानमंत्री जी का विचार है। बेसिक कंसेप्ट ये है कि एफपीओ के माध्यम से एक्सपोर्ट करें फूड ग्रेन्स और फूड प्रोडक्ट्स का। इस देश के अंदर 5 लाख करोड़ से ज्यादा का फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट होता है। चौधरी साहब नमस्कार। अब एक मिनट, आप तो पुराने साथी हो, जरा बैठो आराम से। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि या फिर वो एफपीओ, दे शुड हैव द मोनोपोली फॉर एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, ताकि किसान को दौलत में हिस्सा तभी मिल सकता है, वरना कोई उसको संभावनाएं है नहीं। और इसीलिए हमारी पार्टी ने ये प्रयास किया है और मैं इस प्रयास को ठीक मानता हूं। दूसरा प्रयास जो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया उसका, वो हमारा ये जो डीमोनेटाइजेशन था, उसको भी लोगों ने दूसरे तरीके से पेश किया। ये सारे के सारे प्रधानमंत्री के जो अटेम्प्ट हैं वो प्रो पुअर है, प्रो किसान है, और इन बातों को समझने का समय लगता है। देखिए आप अभी ये, क्योंकि ये जल्दी में, इसलिए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, वरना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि क्यों आज जरूरत पड़ी। जब 1966 में 66 रुपए क्विंटल भाव तय किया गया, 30 साल तक हरियाणा पंजाब के किसान ने अपनी आर्थिक अवस्था को मजबूत किया। लेकिन 2000 आते आते प्लेटो आ गया। अब अगर 50 रुपए 100 रुपए क्विंटल बढ़ा भी दे दिया जाए तो उसका पड़ता नहीं खाता उसको। तो इसलिए इस सारे हमारे प्रयास का क्वांटम जंप, टू गिव क्वांटम जंप टू द फार्मर फॉर हिज प्रोड्यूस,
ये है। तो इसलिए आपका जो सवाल था मैं बता दिया कि मैं पक्का किसान हूँ, किसान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अब तो आखिरी फेज है लाइफ का, तो भैया इसमें मैंने तो राजनीति को भी ये फैसला करके दिया था कि मैं कोई चुनावी राजनीति नहीं करूँगा, लेकिन आदत राजनीति की पड़ी हुई वो करता रहूँगा। चुनावी नहीं करूँगा, राजनीति ज़रूर करूँगा और किसान के ही राजनीति करूँगा। सर एक सवाल इधर सर, एक सेकंड भाई, एक सेकंड सर, इधर सर सामने। सर मेरा नाम विनोद लांबा है, जी मीडिया से। मेरा सवाल ये था कि जितना आपका अनुभव है उसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग होल्ड आपने कई नेताओं के देखे हैं, मुख्यमंत्रियों के देखे हैं। यहाँ चुनाव में सर्वेज की बात कर लें या ज़्यादा बात कर लें, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का गढ़ नजर आता है। तो भाजपा का कौन सा ऐसा फार्मूला होगा कि यहाँ कमल खिला पाएंगे आप लोग? देखिए कमल तो खिल गया, हम क्या खिला पाएंगे, लोग खिलाएंगे। लोगों को 4 साल है, काम ले। और जैसे मैंने कहा काम प्रॉम्प्ट, इंस्टेंट कॉफी सुनिए, इंस्टेंट, इसी तरह इंस्टेंट काम लो हमारे से। और लोगों की ये भावना भी है, क्योंकि यहाँ काम हुए नहीं। अगर काम होते तो लोग ये भी कहते कि हमारे को हमारी तृप्ति है। मैंने जो कहा, मेरी बात को मैं आई स्टिल रिपीट कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब भी यहाँ कैंडिडेट जीतता था ये उम्मीद थी कि ये मुख्यमंत्री रहे और हमारे काम करेंगे, पहले कलोई के करेंगे फिर हमारा भी नंबर आएगा, लेकिन आया इनका कभी नहीं। अब आगे मैं ये कहता हूँ कि मुख्यमंत्री नहीं, अब तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों मिलके आराम से घर रहा करेंगे, कोई ज़्यादा जल्दी की बात नहीं है। चौधरी साहब नमस्कार जी। यहाँ हाँ चौधरी साहब, सवाल आपके व्यक्तित्व के मुताबिक है, फर्क नहीं पड़ता चौधरी वीरेंद्र सिंह किसके झंडे के नीचे खड़े हैं या बैठे हैं, उनको जो कहना वो कहते हैं। तो सवाल कुछ ऐसा ही है, उम्मीद रखता हूं कि ईमानदारी से ये परवाह नहीं करेंगे कि आप बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं या झंडे के नीचे बैठे हैं। चौधरी छोटूराम ने अपनी एक जनसभा के अंदर कहा था कि जाट करेगा राज और राज करेगा जाट, ये एक नारा दिया गया था। ये इसके बारे में चौधरी वीरेंद्र सिंह, चौधरी छोटूराम के नाती क्या कहते हैं? एक सवाल, दूसरा सवाल और कर लेता हूं, फिर माइक मिले ना मिले जी। मैं समझा नहीं, समझाओ मेरे को। पहला सवाल ये है कि चौधरी छोटूराम ने कहा था कि राज करेगा जाट और जाट करेगा राज, चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या कहते हैं? उन्होंने कभी ये नहीं कहा। उन्होंने वो पीजेंट्री के लिए लड़े सारी उम्र, उन्होंने जाति से ऊपर उठ के। आज भी आप यहाँ किसी वकील से पूछना जो 20 साल पहले लाहौर जाके आए, डेलीगेशन गया था, अकेले एक आदमी की तस्वीर है लाहौर की असेंबली में, हिंदू की, जो छोटूराम की तस्वीर है, इसलिए कि उन्होंने किसान के लिए किया। और मैं तो भाई मैं क्या क्या सुनाऊं। मैं जब लॉ में पढ़ता था, एक किराएदार था, वो महिला एज थी काफ़ी, और उसके घरवाला जो था जेई या एसडीओ था, तो उसको पता नहीं था मैं कौन हूँ। तो कहने लगी काका तुसी कित्थों दे हो? मैं कहा माई जी मैं तो रोहतक दा हूँ। और रोहतक जिड़ा छोटूराम सी? मैंने कहा हाँ। ओ असी तो छोटे बच्चे होंदे सी, नारे लांदे सी, ओ केड़ी सी माई जब मैं छोटू कसाई। सुनने की बात है ये। मैंने कहा माई ये किसने बोल दिया आपको? कहते साढ़े माँ प्यो बोल दे सी कि तुसी काले झंडे ले और गली जाओ नारे लाओ। मैंने कहा क्यों? अब मेरा वो कहते साढ़े घर ब्याज बट्टू का कम करते सी, वो खत्म कर दिता उसने। तो मतलब उस आदमी ने कोई जाति पाति के हिसाब से हाँ नारा है, और उसकी डायमेंशन भी है कि राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। इसलिए अब बीजेपी का राज है और बीजेपी की वोट दो। और बीजेपी को जो ये भाई कह रहे थे कि मिनी कांग्रेस, आपने कहा था ना कुछ तो करेंगे यार, मिनी ली तो और कुछ करेंगे, माइक्रो करेंगे, कुछ करेंगे। मेरा एक सवाल रह गया था चौधरी साहब, एक सवाल था कि आजकल की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, अगर नेता कांग्रेस छोड़ दे तो बीजेपी में चला जाए तो कांग्रेस को गालियां देगा, अगर बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ जाए तो बीजेपी को गालियां देगा। मतलब जो राजनीति है क्या उसके अंदर सुचिता मूल्य कुछ रहे नहीं क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह के हिसाब से? मतलब आज की पॉलिटिक्स क्या कहती है? भाई मैं आपके सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है।
मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, इसने पार्टीज को बॉस बना दिया, पॉलिटिकल आउटफिट जो है इंडिविजुअल के मुकाबले। और इसलिए जो भी छोड़ के जाता ना, कहता दम घुट रहा था। आप मीडिया के लोग मजाक उठाते हैं, यार सब जो भी जाता छोड़ के ये कहता, लेकिन ये इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है कि जो पार्टी का बॉसिज्म है उससे कई बार खिन्न होके, तंग होके लोग पार्टियां छोड़ते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एंटी डिफेक्शन एक्ट जहां भी, उसके फायदे भी हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसका नुकसान ये है कि पर्सनल लिबर्टी जो आदमी की है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। हाँ जी चौधरी साहब, सर तो फिर इसका सर मेरे एक सवाल है। जब मैं पहले मैं इनका जवाब दूंगा, पहले मैं नहीं मैं आपका जवाब दूँ। हाँ नहीं, मैं उस कमेटी का मेंबर भी था, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आया राम गया राम इतने बदनाम हो चुके थे कि उस समय की पॉलिटिक्स ये कहती थी यार कोई इलाज करो ना तो कोई दिन में 3 बार बदलते हैं। ये एक फैक्टर था, लेकिन आज जो फैक्टर है उसको भी आप अप्रिशिएट करो। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि लगातार हरियाणा में ना क्राइम की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पानीपत में एक युवती पर तेजाब फेंक दिया गया और बल्लभगढ़ में लड़की को सरेआम गोली मार दी गई। अपराध कितना लगातार बढ़ता जा रहा है। बेटियां, बीजेपी सरकार लगती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन लगातार बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं, इसके लेकर मेरा एक सवाल है। देखिए, ये चिंता का विषय है। और मैं आपको ये बताऊं कि एक समय था जब हम ये कह सकते थे कि हरियाणा की पुलिस और पुलिसिंग दोनों बहुत इफ़ेक्टिव थी, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसमें क्राइम अब आपको ज़्यादा नज़र आता है। एक तो आपका फैक्टर है, आप मतलब आप पार्टी नहीं, आप मीडिया के लोग, छोटी सी छोटी चीज़ को भी आपकी ये कैपेसिटी बन गई कि आप लोगों तक पहुंचाते हो। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमारे जो पड़ोस का सिस्टम है, ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में ये मेरठ, शामली, ये सहारनपुर और फिर हमारा 2 शहर ऐसे हैं जिनका साइज बहुत बढ़ गया, गुड़गांव और फरीदाबाद। इन वजह से आपको ये सही बात है कि क्राइम लगता है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार एफिशिएंटली इस चीज़ को डील करती है। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि बिल्कुल पुलिसिंग जो है वो ऐसा हथियार है कि किसी भी डिस्टर्ब्ड, चाहे स्टेट है, डिस्टर्ब्ड एरिया है, उसको भी लाइन पे लगा सकती है। चौधरी साहब मेरा सवाल है, जब मैं अंदर आ रहा था तो गाना बज रहा था MSP नुए चलेगी, और जबकि आपके प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ है वो ये बोल रहे हैं MSP अनिवार्य नहीं है, तो सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है जी? भाई बात ये है, आप एक बात समझो कि ना तो धनखड़ जी कोई अथॉरिटी कि MSP को हटा दे या लगा दे, ना जो कह रहा है कि MSP रहेगी। ये आप ये मान के चलो कि देश के 70-80 करोड़ लोग जो किसानी से जुड़े हुए हैं, उनके जो अधिकार हैं, MSP का अधिकार है, उनका अधिकार, किसी की ये मंशा नहीं है कि उस अधिकार पे कोई चोट लगाए। और प्रधानमंत्री तो बिल्कुल बोल चुके हैं, और हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर जी तो खुद हाउस में कहा है कि भाई MSP यूँ की यूँ रहेगी, MSP की परचेज यूँ की यूँ रहेगी। और MSP सिर्फ अभी तो 23 या 26 फसलों पे है। हमारा तो ये भी है कि इसको और भी हम उसका व्यापक रूप हो, ताकि कोई ऐसी फसल उगाए उसको भी अधिकार हो MSP का। चौधरी साहब एक मिनट, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, अपना मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं MSP रहना चाहिए, आप भी कहते हैं, तो उसको कानूनी रूप देने में क्या हर्ज की बात है? देखिए, आप सगाई करते हो ना,
सगाई के सारे जो सिस्टम है, गुट्ठी कौर पर आओगा, टिक्का कौन सा छोटा भाई लाओगा, ये कहीं लिखे हुए नहीं है। तो एमएसपी भी है, रहेगी। चौधरी साहब, सर आपने वीरेंद्र जी आपने सीधा सीधा कहा कि आप यहाँ काम तो सरकार कर रही है, उस पर बात नहीं करेंगे, राजनीतिक चर्चा करेंगे। ठीक है, काम बीजेपी सरकार कर रही है और अनेक काम हुए हैं। 3 जो कृषि कानून है वो लागू हुए हैं। पहले तो आप ये बताओ कि आप प्रेस के हो या कोई किसान हो या क्या हो? प्रेस से हूँ सर। प्रेस, हाँ फिर ठीक है, जी हाँ फिर ठीक है जी। वरना यहाँ पगड़ी वाले हमारे कार्यकर्ता भी घूम रहे हैं, कदे बखावे पूछते हो। किसान पत्रकार लगा लो जी, किसान के घर में जन्म लेके नहीं वो अच्छी बात है। तो सीधा सा सवाल ये है कि काम बीजेपी सरकार कर रही है, 3 कृषि कानून आए हैं, तो काम को छोड़ के वीरेंद्र सिंह की राजनीतिक सोच इन 3 अध्यादेशों, 3 कानूनों के कितने पक्ष में है? मैंने बता दिया आपको। देखिए, मैंने एक्सप्लेन किया है। एक अंग्रेजी में उसकी हिंदी मैं कर दूंगा। आज किसान को स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है, जो मैंने बात कही, ताकि इस देश की धन दौलत में हमारा भी हिस्सा हो। यार मेरी साथ पढ़निया, मैं तो वकील बन गया, और मेरे साथ जो लॉ करके गया था उसने फैक्ट्री लगा ली, वो तो 2 साल में कार में अंड है, पूरा रुमाल भी लावे, और मैं न्यू का न्यू नंग का नंग। तो ये जो दौलत का बंटवारा है, ये किसान को संघर्ष करके 2 बातें अगर वो कर दे कि एक तो वो वैल्यू एडिशन में मालिक बन जाए, और दूसरा जितना भी एक्सपोर्ट है वो किसान के माध्यम से हो, तो फिर हमारा दौलत में हिस्सा होगा, और वही किसान चाहता है। यही कानून है, यही कानून। हाँ जी, आपका पक्ष पूछ रहे हैं 100%। नहीं परसेंट थोड़ी हुआ है। अब आप वोट बता दो हम कितने जीतेंगे, या कोई बात है? ना। हाँ जी, हाँ हाँ। अगर आप कांग्रेस में होते, आपने ये कहा कि मैं कांग्रेस में होता तो मेरी पार्टी भी अलग होती। अगर आप कांग्रेस में होते तो 3 कृषि कानून को किस नजर से देखते? क्या कर देते? अगर आप कांग्रेस पार्टी में होते, हाँ, आप इन 3 कृषि कानून को किस नजर से देखते? किस नजरिए से देखते? आज मैं बीजेपी का बन के आया हूँ। चौधरी साहब, जैसे आपने बताया कि मैं कांग्रेस में था, मेरे को सेंटर में मंत्री बनाया गया था, उस कारण मेरे को नहीं बनाया गया, पहले बोल दिया गया मंत्री बनाया गया। इसी तरह आपको तो मंत्री बनाया भी नहीं था, तो पार्टी छोड़ के आ गए थे। यहाँ से ऐसे ही हमारा बड़ौदा गुहाना हल्के में जय सिंह ठेकेदार को 3 दिन टिकट दी गई थी, और इनने मांगा भी था, फिर इनकी काट दी गई, इन्होंने पार्टी छोड़ा। भाई जय सिंह ठेकेदार की सुन लो, इससे बढ़िया आदमी नहीं मिलेगा कोई। मैंने कहा बिल्कुल ना छोड़िए टिकट, मैं अपने आप लड़ लूंगा। नहीं बोला ना, ये पार्टी ने कह दिया, तो मैं तो फिर भी, ये बेचारा शरीफ आदमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।